मौली और मुकुल अपने बाबा के साथ रहते थे। माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। एक दिन उनके बाबा मोहन की भी नौकरी चली जाती है। तब मौली ने खोली तंदूरी मोमोज की दुकान। 14 साल की मौली और 10 साल का मुकुल दोनों उस समय घर पर अकेले रहते जब मोहन काम पर जाया करता था। मौली बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाती और मुकुल की अच्छे से देखभाल करती। मुकुल, चल खाना खा ले, मैंने दाल चावल बनाए हैं। दीदी, तुम रोज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हो। माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती, है ना? हाँ मुकुल, माँ हमें ऐसे ही प्यार करती। माँ खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। माँ को याद करके दोनों भाई बहन की आंखें भर आती हैं। आंसू पोंछते हुए मौली मुकुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीदी, तुम्हारे हाथ से बने खाने में भी बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा माँ के हाथों में था। अच्छा, अब बातें कम कर और जल्दी जल्दी खाना खा ले। दीदी, तुम भी खाओ ना। मुकुल अपने नन्हे हाथों से मौली को खाना खिलाने लगता है। खाना खाकर मुकुल खेलने लगता है और मौली घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम हो जाती है। दीदी, बाबा कब आएंगे? मुकुल, तुझे तो पता ही है कि जब तक होटल बंद नहीं हो जाता बाबा घर नहीं आते। उन्हें आते आते आधी रात हो जाएगी। तू खाना खाकर सो जा। रात का खाना खिलाकर मौली मुकुल को सुलाने लगती है। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। दीदी, बाबा आ गए। हाँ मुकुल, तू आराम कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मौली दरवाजा खोलती है तो मोहन घर के अंदर आता है। मेरी बच्ची, तूने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने मुकुल को खाना खिला दिया है। आपका इंतजार कर रही थी। आप और मैं दोनों साथ में खाएंगे। देख, आज मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? आज मैं तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लाया हूँ। आज होटल में तंदूरी मोमोज बना था। सारे ग्राहक खाकर चले गए। होटल बंद होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा तंदूरी मोमोज बच गया था। मैंने मालिक से कहकर थोड़ा सा तुम दोनों के लिए ले लिया। मोहन एक होटल में वेटर का काम करता था। वो अपने बच्चों के लिए रोज होटल से कुछ न कुछ खाने को लेकर आता। कभी चाउमीन, कभी रोल तो कभी पैटिस। आज वो पहली बार बच्चों के लिए तंदूरी मोमोज लेकर आया था। बाबा, मैं भी तंदूरी मोमोज खाऊंगा। हाँ मुकुल बेटे, मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। मौली ने पैकेट खोला तो उसमें 4 पीस तंदूरी मोमोज थे, साथ में लाल चटनी भी थी। दोनों भाई बहन ने 2-2 पीस तंदूरी मोमोज खाए। बाबा, क्या तंदूरी मोमोज इतना टेस्टी होता है? होता होगा मौली बेटा, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये तंदूरी मोमोज तो बहुत टेस्टी है। इसे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ ना बाबा। मौली ने एक तंदूरी मोमोज मोहन को भी खिलाया। तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी मैं कहूँ कि लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चलो बाबा, अब हम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आपको सुबह काम पर जाना है ना? मौली अपना और मोहन का खाना लगाती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मोहन जब होटल जाने लगता है तो मुकुल उससे कहता है, बाबा, आज भी तंदूरी मोमोज लेकर आना। ठीक है मुकुल बेटा, मालिक से कह दूंगा, वो तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज दे देंगे। मोहन होटल चला जाता है और मौली घर पर रहकर मुकुल का ध्यान रखती है। लेकिन उस दिन होनी को कुछ और मंजूर था। मोहन जिस होटल में काम करता था वहां अचानक आग लग जाती है। आग बड़ी भयानक थी, जिसमें सारा होटल जलकर राख हो जाता है। मालिक, मत रोइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन, मैं तो सड़क पर आ गया, न जाने ये सब कैसे हो गया और अब कब ठीक होगा पता नहीं। अब मैं तुम लोगों को काम पर नहीं रख पाऊंगा। उस दिन मोहन अपने मालिक को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन वो खुद बहुत परेशान था कि अब वो क्या करेगा। मुकुल और मौली की परवरिश कैसे करेगा, उन्हें क्या खिलाएगा, परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। शाम को मोहन भारी मन से घर लौटा। बाबा, आज होटल से हमारे लिए तंदूरी मोमोज लाए हो ना? लेकिन मोहन ने मुकुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुकुल ने मोहन के पास जाकर उसके दोनों हाथों की ओर देखा। मोहन खाली हाथ घर आया था। बाबा, आप तंदूरी मोमोज नहीं लाए? मुकुल, बाबा परेशान लग रहे हैं। बाबा को आराम से बैठ जाने दे, फिर उनसे बात करना। मोहन उदास होकर चारपाई पर बैठ जाता है। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? नहीं मौली बेटी, कुछ ठीक नहीं है। अब मैं कभी होटल नहीं जा सकूंगा। क्यों बाबा, क्या मालिक आपसे नाराज हो गए हैं? नहीं, मालिक नाराज नहीं हुए हैं, भगवान हमसे रूठ गए हैं। आज होटल में ना जाने कैसे आग लग गई और सारा होटल जलकर खाक हो गया।
ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा। अब क्या होगा? वही तो सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं। आप परेशान मत हो बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मौली ने खाना लगाया और तीनों खाना खाने बैठे, लेकिन मोहन से खाना नहीं खाया जा रहा था। उधर मुकुल तंदूरी मोमोज की रट लगाए बैठा था। दीदी, मुझे तंदूरी मोमोज खाना है। उसका स्वाद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुकुल, आज तू खाना खा ले, मैं तेरे लिए कल तंदूरी मोमोज बना दूंगी। सच दीदी? हाँ मुकुल। मुकुल खाना खा लेता है। मौली मोहन को समझाकर खाना खिलाती है। दूसरे दिन, बाबा बाजार से थोड़ा मैदा और थोड़ी हरी सब्जियां ले आइए, मैं मुकुल के लिए तंदूरी मोमोज बना दूंगी। वो कल से तंदूरी मोमोज खाने की जिद कर रहा है। लेकिन मौली बेटी, तुझे तंदूरी मोमोज बनाना आता है? बाबा ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद मैं तंदूरी मोमोज बना लूं। दीदी, क्या तुम सच में तंदूरी मोमोज बनाओगी? हाँ मुकुल। मोहन बाजार से तंदूरी मोमोज बनाने का सामान लाकर मौली को दे देता है। ये लो मौली बेटी, तंदूरी मोमोज बनाने का सामान ले आया हूं। ठीक है बाबा। मौली ने उस दिन पहली बार बड़ी मेहनत से तंदूरी मोमोज बनाए और साथ में लाल चटनी भी बनाई। फिर उसने मुकुल और मोहन को तंदूरी मोमोज खाने के लिए दिया। वाह दीदी, तुम्हारे हाथ के तंदूरी मोमोज बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी अच्छे हैं। क्या सचमुच में? हाँ मौली बेटी, मुकुल सच कह रहा है। ये तंदूरी मोमोज तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी है। तू भी खा के देख। मोहन एक तंदूरी मोमो मौली को खिलाता है। मौली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तंदूरी मोमोज उसने ही बनाए हैं। अपने हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाकर उसे एक आइडिया आता है। बाबा, क्यों ना मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचने लग जाऊं? लेकिन मौली बेटी, उसके लिए ज्यादा सामान और बड़ा चूल्हा चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बाबा, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं? हाँ बोलो मौली बेटी, क्या बात है? मेरे पास माँ की एक आखिरी निशानी है। उनकी एक सोने की अंगूठी उन्होंने मुझे दी थी। इस अंगूठी को बेच दो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिसमें मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचूंगी। अगर हमारा काम लोगों को पसंद आया तो ये भी माँ का आशीर्वाद ही होगा। मोहन उस अंगूठी को देखकर भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी सुधा को याद करने लगता है। ये अंगूठी तो उसे शादी पर तेरी नानी ने दी थी। कोई बात नहीं, इस बुरे वक्त में सुधा की ही आखिरी निशानी हमारे काम आएगी। वो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। मोहन बाजार जाकर वो सोने की अंगूठी बेच देता है और तंदूरी मोमोज बनाने के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर ले आता है। फिर मोहन और मौली मिलकर अपने घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। मौली एक कुंड के दस्ते पर पेन से लिखती है, यहाँ तंदूरी मोमोज मिलता है, और उस दस्ते को अपने घर के दरवाजे पर टांग देती है। अब मैं कल से यहाँ तंदूरी मोमोज बनाऊंगी। दूसरे दिन से मौली अपने घर के बाहर तंदूरी मोमोज बनाने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में तंदूरी मोमोज ने अपना काम शुरू कर दिया और उसकी खुशबू से लोग उसकी तरफ खींचे चले आने लगे। उधर से कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां गुजर रहे थे। अरे यार देख, वहां तंदूरी मोमोज बन रहा है। हाँ चल, वहां चलकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। आज तेरी बर्थडे पार्टी यहीं बन जाए। सभी वहां जाते हैं और तंदूरी मोमोज खाते हैं। तंदूरी मोमोज कैसे प्लेट दिए? 20 रुपए प्लेट मैडम। 5 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। अभी लगाती हूँ मैडम जी। मौली ने 5 प्लेट तंदूरी मोमोज लगाकर सभी को दे दिया। अरे वाह, तंदूरी मोमोज तो बड़े टेस्टी हैं। कहाँ से बनाना सीखा? खुद से सीखा है मैडम जी। मैंने पहली बार तंदूरी मोमोज बनाए हैं। आपको अच्छे लगे? पहली बार बनाए हैं फिर भी इतने अच्छे बने हैं, ये तो जादू हो गया। अब हम रोज यहाँ आएंगे और तेरे हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाएंगे। हाँ, हम कॉलेज में सबको यहाँ का पता दे देंगे। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां तुम्हारे तंदूरी मोमोज खाने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धीरे धीरे मौली की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और हाथों हाथ उसके सारे तंदूरी मोमोज बिक जाते हैं। इस तरह मौली की दुकान चल निकली। अब उसे शादियों और पार्टियों में भी तंदूरी मोमोज बनाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। मुकुल की तो रोज पार्टी होती थी। वो रोज मौली के हाथ के बने तंदूरी मोमोज खाता। मौली ने अब अपना कारोबार बढ़ा दिया था। उसकी दुकान में सारे चाइनीज फूड मिलने लगे। मोहन सारा कारोबार संभालता। मौली ने मुकुल का एडमिशन अब स्कूल में करवा दिया था।
अब उन तीनों ने रहने के लिए बड़ा घर बना लिया और दुकान भी बड़ी कर ली थी। निभा के सास ससुर उसके देवर की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंपकर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। लेकिन निभा का देवर रुपेश शादी नहीं करना चाहता था। निभा अपने देवर को शादी करने के लिए बार बार मनाने की कोशिश करती। एक दिन निभा अपने देवर के साथ बाजार जाती है। रुपेश, वो देखो कितनी सुंदर लड़की है और संस्कारी भी। अपनी माँ को एक सामान भी नहीं उठाने दिया। अगर वो लड़की मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ जाए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। रुपेश उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं है और निभा से कहता है, ओफो भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। रुपेश, अब घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता। मुझे भी तो कोई चाहिए जो घर के काम में मेरा हाथ बटाए। भाभी, घर का काम करने के लिए मैंने एक नौकरानी से बात कर ली है। वो कल सुबह से काम पर आएगी और घर का सारा काम करेगी। आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नौकरानी मुझसे गप्पे तो नहीं मारेगी ना? मैं सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। तुम और तुम्हारे भैया ऑफिस चले जाते हो, उसके बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। भाभी, आप अपनी सहेलियों के साथ कहीं घुमाए करो ना। शादी से पहले कितनी सहेलियां थी आपकी, उनसे अब आप मिलती भी नहीं हो। उनसे मिला करो, उनके साथ फिल्में देखो, शॉपिंग करो, आपका मन लग जाएगा। रुपेश इस तरह से बोलकर निभा की सारी कोशिशें बेकार कर देता। निभा जब भी उसकी शादी की बात छेड़ती, वो निभा को इसी तरह से बोला करता। लेकिन रुपेश अपनी बात का पक्का था। दूसरे दिन घर का काम करने के लिए एक नौकरानी आ गई। अब निभा को घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन निभा की टेंशन दूर नहीं हुई। आखिर उसके सास ससुर ने उसके देवर की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। एक दिन निभा ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, रुपेश की शादी के बारे में आप उससे बात क्यों नहीं करते? मैं तो जब भी शादी की बात छेड़ती हूँ वो बात ही नहीं करता। निभा, दरअसल रुपेश एक लड़की से बहुत प्यार करता था। नैना नाम था उसका। वो दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और शादी करना चाहते थे। फिर दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी। माँ पिताजी ने कहा कि जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती, छोटे भाई की शादी नहीं हो सकती। और इसी बीच न जाने क्यों नैना के घर वाले ये शहर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। नैना ने अपना फोन नंबर भी बदल लिया। तब से रुपेश शादी नहीं करना चाहता। ओह, तो ये बात है। नैना को तो मैं ढूंढ निकालूंगी, लेकिन अपने देवर की शादी करवा के रहूंगी। क्या आपके पास नैना की कोई तस्वीर है? नहीं, लेकिन शायद रुपेश के मोबाइल फोन में उसकी तस्वीर जरूर होगी। अगले दिन रुपेश जब ऑफिस जाने के लिए नहा रहा होता है, तब निभा उसका मोबाइल फोन चेक करने की कोशिश करती है। ओह, देवर जी ने तो अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड लगाया हुआ है। अब नैना की तस्वीर कैसे ढूंढूंगी? नैना की तस्वीर ढूंढने से पहले मुझे देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड पता लगाना होगा। इतने में रुपेश नहाकर बाथरूम से निकलने वाला होता है। तभी निभा वहां से हट जाती है और दरवाजे के पीछे से छिपकर देखने लगती है। वो देखती है कि रुपेश अपना मोबाइल फोन उठाता है और अपना मोबाइल फोन अनलॉक करता है और नैना रुपेश के मोबाइल का पासवर्ड देख लेती है और रुपेश अपने बॉस से बातें करने लगता है। अब नैना की तस्वीर ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा। तभी निभा रुपेश को आवाज लगाती है, देवर जी, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ भाभी। रुपेश तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आता है। निभा कमलेश और रुपेश का नाश्ता लगाती है। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आई। निभा जल्दी से रुपेश के कमरे में जाती है और उसका मोबाइल फोन अनलॉक करके फोटो गैलरी चेक करने लगती है। वहां उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें रुपेश के साथ एक लड़की भी थी। तस्वीर में रुपेश इस लड़की के साथ कितना खुश नजर आ रहा है। हो ना हो यही नैना होगी। निभा उस तस्वीर की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेती है और फिर जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाती है। भाभी, आप कहाँ चली गई थी? मुझे एक पराठा चाहिए था। निभा रुपेश को पराठा लाकर देती है। ये लो देवर जी, अब कुछ दिनों में आपको पराठा खिलाने वाली आ ही जाएगी। भाभी, फिर शुरू हो गई आप? अच्छा बाबा, सॉरी, अब नाश्ता कर लो। रुपेश और कमलेश नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब नैना को कहां और कैसे ढूंढूं? तभी निभा को ख्याल आता है, आजकल तो सोशल मीडिया पर सब मिल जाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ढूंढती हूँ। निभा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नैना का नाम लिखकर सर्च करने लगती है, लेकिन नैना उसे नहीं मिलती है। निभा कई दिनों तक मोबाइल फोन में लगी रही और सोशल मीडिया पर नैना को ढूंढने लगी। भाभी, क्या बात है? आजकल जब देखो आप मोबाइल फोन चलाती रहती हो। क्या करूं देवर जी, बोर हो जाती हूँ।
दिल बहलाने के लिए मोबाइल के अलावा और कौन है मेरे पास? रुपेश निभा का इशारा समझ जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। निभा अपने आप से कहती है, ना जाने मैं ये गाना कब गाऊंगी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। और निभा फिर से फोन चलाने लगती है। वो इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, तभी उसकी नजर एक रील पर जाती है जिसमें एक लड़की भजन गा रही थी। अरे ये तो नैना है, वही नैना जिसकी तस्वीर मैंने रुपेश के साथ देखी थी। निभा नैना को मैसेज भेजती है और उसका फोन नंबर मांगती है। नैना का जवाब आ जाता है। निभा उसे फोन करती है। हाय नैना, इंस्टाग्राम पर आपका भजन देखा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जरूर, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। आप कहाँ रहती हैं? मैं नैनीताल में रहती हूँ। नैना निभा को अपना एड्रेस मैसेज करती है, लेकिन निभा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। नैनीताल जाने के लिए तो इन्हें मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने देवर की शादी के लिए मैं नैनीताल जरूर जाऊंगी। उस दिन जब कमलेश ऑफिस से घर आया, सुनिए जी, हम लोग कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग नैनीताल चले। ये अचानक तुम्हें घूमने का प्लान कैसे आया? तुम्हें तो पता है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, एक संडे को छुट्टी मिलती है। अब एक दिन में मैं नैनीताल कैसे जाऊं? ठीक है, आप नहीं जा सकते तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन ऐसी क्या बात है कि तुम अकेली घूमने जाना चाहती हो? कोई बहुत जरूरी काम है, किसी बहुत खास से मिलना है। ठीक है, चली जाओ, मैं टिकट करवा देता हूँ। कमलेश निभा का टिकट करवा देता है और दूसरे दिन निभा नैनीताल पहुंच जाती है। वहां वो एक होटल में रुकती है और फ्रेश होकर नैना के दिए हुए पते पर पहुंच जाती है। हाय नैना, मैं निभा हूँ। हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने दिल्ली से यहाँ आई। आती कैसे नहीं, तुम्हें लेकर जो जाना है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। तभी निभा अपने मोबाइल फोन में रुपेश और नैना की वही तस्वीर नैना को दिखाती है जो उसने रुपेश के फोन से ली थी। तस्वीर देखकर नैना की आंखें भर आती हैं। आप कौन है और ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? मैं रुपेश की भाभी हूँ। रुपेश की शादी के लिए जब भी उससे बात करती हूँ तो वो टाल देता है। फिर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम रुपेश को बिना बताए दिल्ली छोड़कर यहाँ क्यों चली आई और अपना फोन नंबर भी बदल लिया? रुपेश ने अपने माता पिता से हमारी शादी की बात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके कुछ दिन बाद रुपेश के पिताजी हमारे घर आए और हमें शहर छोड़ने की धमकी देकर गए थे। मेरे पिताजी एक छोटी सी कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे। उन्होंने पिताजी को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं रुपेश की जिंदगी से दूर नहीं गई तो वे लोग हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद हम लोग दिल्ली छोड़कर नैनीताल में अपने गांव आ गए। यहाँ पिताजी खेतों में काम करते हैं और मैं भजन गाती हूँ। ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं, अब तुम्हें और रुपेश को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जाने के बाद रुपेश के माता पिता भी नहीं रहे। रुपेश किसी लड़की की तरफ नहीं देखता, ना ही वो शादी करना चाहता है, लेकिन मैं अपने देवर की शादी करवा के रहूंगी। मैं रुपेश को जिंदगी भर अकेले नहीं रहने दूंगी। अपना सामान बांध लो, हम लोग कल ही दिल्ली चलेंगे। निभा नैना के घर जाकर उसके माता पिता को सारी बात बताती है। वे लोग नैना को उसके साथ दिल्ली जाने की इजाजत दे देते हैं। निभा नैना को लेकर दिल्ली अपने घर आती है। नैना, तुम चाय नाश्ता करके आराम करो, थोड़ी देर में रुपेश ऑफिस से आ जाएगा। नैना और निभा दोनों आराम करने लगते हैं। शाम को रुपेश जब ऑफिस से घर आता है और घंटी बजाता है तो निभा नैना से कहती है, नैना, तुम जाकर दरवाजा खोलो। जी भाभी। नैना दरवाजा खोलती है। अपने सामने नैना को खड़ा देखकर रुपेश खुद को रोक नहीं पाता है। नैना, तुम? रुपेश नैना को गले से लगा लेता है। तुम कहाँ चली गई थी नैना? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? तब नैना ने रुपेश को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे उसकी भाभी निभा ने उन दोनों को मिलवाया है। थैंक यू भाभी, आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उपकार का बदला भी चुका दो। वो कैसे? अरे भाई, मुझे भी तो गाने का मौका दो। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। निभा के गाने पर सब हंसने लगते हैं। उसी समय कमलेश भी आ जाता है। निभा उसे सारी बात बता देती है और कुछ ही दिनों में निभा अपने देवर रुपेश की शादी नैना से करा देती है। Please subscribe this channel.